वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते चलिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। या फिर क्वेश्चन हो सकता है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पॉइंट वाइज लिखते जाना है। क में राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। तत्पश्चात प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रशा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑटो वान बिस्मार्क ने इस आंदोलन में प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। दूसरा प्रश्न है, इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। या फिर अथवा में पूछ सकता है, इटली के एकीकरण में शासक विक्टर एमैनुएल, मंत्री प्रमुख काबूर और गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी। तो उत्तर इस प्रकार से लिखना है, इटली एकीकरण में विक्टर एमैनुएल द्वितीय वित्त मंत्री प्रमुख काबूर और गैरिबाल्डी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। इटली का एकीकरण की प्रक्रिया लिखना है। तो इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी गई। शासक विक्टर एमैनुएल द्वितीय ने यह जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के प्रमुख मंत्री काबूर को दे दी। मंत्री प्रमुख काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, राष्ट्रवाद के विकास में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई, जो निम्नवत है। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमांडन और आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। एक साझा संस्कृति और एक साझा सामूहिक विरासत को राष्ट्र का आधार बनाया गया। लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्य के माध्यम से लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकल करना राष्ट्र के निर्माण में बहुत आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलिश राष्ट्रीय रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए।
उत्तर लिखना है इस प्रकार से कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की साथ हुई। शीघ्र ही फ्रांसीसी लोगों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। तत्पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, जो निम्नवत या फिर निम्नलिखित है। देख सकते हैं पॉइंट वाइज देते गया है। पहला में दिया गया है, सर्वप्रथम पृथ्वीभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राज्य ध्वज की जगह ले ली। नेक्स्ट पॉइंट में है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। आयात निर्यात का शुल्क भी लगता था, उसको भी क्या समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया। क्षेत्रीय भाषा जो बोला जाने लगा उसको हतोत्साहित कर दिया गया और पेरिस में जो बोला जाता था भाषा फ्रेंच, उसको राष्ट्रभाषा के रूप में वहाँ चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गीय उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। राजनीतिक विचार की बात करें तो उदारवादियों ने राष्ट्रीय विचार के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य और संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति हो गई। सामाजिक विचार की बात करें तो सभी नागरिकों को सामाजिक समानता प्रदान करना, महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया था। 19वीं सदी में यूरोप में उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था। 19वीं सदी में उन लोग वोट भी नहीं डाल सकते थे जिनके पास निजी संपत्ति नहीं थी। आर्थिक विचार में बात करते हैं तो उदारवादी बाजारों के मुक्ति के पक्षधर थे। उदारवादी चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में थे। और लास्ट प्रश्न है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में निम्न प्रकार से भिन्न था। पहला देख सकते हैं, 18वीं शताब्दी के पहले ब्रितानी राष्ट्र नहीं था। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का निर्माण एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया के फल स्वरूप हुआ था। ब्रिटिश द्वीप समूह पर एक साझी नस्ल के अंग्रेज, स्कॉट, वेल्श और आयरिश लोग रहते थे। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज राष्ट्र की धन दौलत, शक्ति और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में कामयाब हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद अंगल संसद में 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के द्वारा एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व व्यावहारिक रूप से स्थापित हो गया। 1808 में आयरलैंड को
बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी अंगल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। लास्ट पॉइंट है, एक ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा, यूनियन बैंक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबेल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में केवल सहयोगी के रूप में ही रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।